क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन एक सेकंड को याद नहीं आ रहा, क्वेश्चन देखना पड़ेगा एक बार। अच्छा हाँ, ये वाला था, कंसीडर द सिचुएशन शोन इन द फिगर। ये वाला सवाल था ना। देखो, तो क्वेश्चन कुछ ऐसा था दिया हुआ, सभी लोग देखो ध्यान से, डाउट हुआ तो पूछना। ऐसा टाइप का एक टेबल है रखा हुआ, ठीक है ना, ऐसा एक टेबल है, ठीक। और मान लो कि यहाँ पे एक छोटा सा बॉक्स रखा हुआ है, ठीक है ना, ये बॉक्स रखा हुआ है जिसका मास हम लोग को दिया हुआ है 2 kg दे रखा है इसका मास। और यहाँ पे एक पुली है लगा हुआ, ठीक है ऐसा। और यहाँ से एक थ्रेड कनेक्ट किया हुआ है, ऐसे टाइप का एक थ्रेड यहाँ से कनेक्ट किया हुआ है। अरे क्या हो जा रहा है डायग्राम में, बहुत अच्छा इसको रफली बनाए तेरे को। यहाँ से थ्रेड एक कनेक्ट किया हुआ है मान लो, है ना, पुली से। ये बॉक्स हो गया एक, ठीक है। और ऐसे एक थ्रेड यहाँ पे कनेक्टेड है, ठीक। और यहाँ से भी एक, मतलब फर्दर यहाँ से एक थ्रेड गया हुआ है ऐसा, यहाँ से एक दूसरा पुली कनेक्टेड है, और यहाँ से भी एक स्ट्रिंग ऐसा आया हुआ है, ठीक है। और इधर एक ब्लॉक इस तरह हैंग किया हुआ है। ये डायग्राम था, समझ में आ गया। तो ये 2 kg यहाँ पे ब्लॉक दिया हुआ है, पुली मासलेस है। यहाँ पे 1 kg का एक ब्लॉक दिया हुआ है। अब इस पे टेंशन को तुमको डिवाइड करना पड़ेगा, तो टेंशन कुछ ऐसे डिवाइड करोगे, देखो। तो यहाँ पे तुमको टेंशन लगेगा टी, यहाँ पे भी टेंशन रहेगा टी, यहाँ पे भी टेंशन रहेगा टी, यहाँ रहेगा 2t। टी को बैलेंस करे, क्योंकि हर एक पॉइंट में टेंशन सेम होता है, इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग है। इधर टी इस पार्ट पे भी टी, तो फर्दर टी विल बी डिवाइड इनटू 2t। 2t टाइम्स डिवाइड हो रहा है ना। ये बात समझ में आ गया होगा। तो अब हमको देखना पड़ेगा फोर्स क्या क्या लग रहा है। तो हम लोग निकालना था इसमें, क्या निकालना था? फाइंड द एक्सेलेरेशन ऑफ 1 kg ब्लॉक। ठीक। और दूसरा बोला है कि फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग। देखो, इसको, इस प्रॉब्लम को इसे हमको करना है अगर, ठीक है ना, सब लोग ध्यान से समझना। तो यहाँ पे एक्सेशन डिवाइड हो जा रहा है, क्योंकि टेंशन यहाँ वाले पार्ट पे और इस वाले पार्ट पे सेम नहीं है, ठीक है, सेम नहीं है। तो एक तुम लोग हम सिखाए थे टेंशन ट्रिक, जो कि बहुत ही एक सिंपल सा और बहुत ही अच्छा सा कॉन्सेप्ट है, जिससे बहुत आसानी से प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। टेंशन ट्रिक, इस पे क्या करोगे? टेंशन ट्रिक का मतलब नेट वर्क डन हमेशा T.x, इसको जीरो करना है। मतलब नेट वर्क डन बाय द टेंशन इज ऑलवेज जीरो इन एनी स्ट्रिंग, ठीक। क्योंकि ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जितना डिस्प्लेसमेंट इस ब्लॉक को आगे जाने में लगेगा, 2 kg के ब्लॉक को, इतना डिस्प्लेसमेंट से ये भी ब्लॉक आगे जाएगा, है ना, कंस्ट्रेंट इक्वेशन टाइप का। लेंथ ऑफ द थ्रेड इज ऑलवेज सेम। सो अगर हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे इसको, t dx डॉट dx बाई dt करेंगे, तो हम लोग को यहाँ पे क्या मिल जाएगा? dx बाई dt v होता है, rate of change of displacement is called velocity. This will give us t dot v equal to 0.
और वी कैन राइट टी डीवी बाई डी टी, जो कि हम लोग को देगा एक्सीलरेशन, यानी हम लोग ऑल्सो ये भी लिख सकते हैं कि समेशन ऑफ टी डॉट ए दिस शुड बी इक्वल टू 0। ठीक, तो ये सब कुछ बात याद रखना पड़ेगा। अब इसको कैसे यूज करेंगे यहाँ पे, हम इसके भी इससे भी बताए थे, टेंशन ट्रिक्स नॉर्मली ही बता देंगे, ठीक है। बार बार इसको सॉल्व नहीं करना है, तुमको एक हिंट बताएंगे, उससे याद रखना है हर एक सवाल पे, क्योंकि उतना सॉल्व करने का टाइम नहीं रहता हम लोग के पास। जब प्रॉब्लम आएगा फट से उसको आंसर करना है विद इन 1 मिनट या फिर हाफ एन मिनट में। तो अब यहाँ पे देखो टेंशन किधर लग रहा है, टेंशन लग रहा है टी ऊपर, ठीक है, यहाँ पे टेंशन टी ऊपर लग रहा है, और यहाँ टेंशन टू टी लग रहा है, और इधर फोर्स क्या, इधर फ्री बॉडी सॉरी ग्रेविटी लग रहा है, बट इधर ग्रेविटी नहीं लग रहा है। हम लोग बस कौन सा फोर्स लेंगे जो एक्स कॉम्पोनेंट के अलोंग है इस साइड में 2 kg ब्लॉक में, और 1 kg ब्लॉक में कौन सा फोर्स लेंगे जो वाई कॉम्पोनेंट के अलोंग है, ठीक है ना। एक्स वाई कॉम्पोनेंट के अलोंग फोर्स को हम लोग कंसीडर कर रहे हैं, समझ में आ रहा है। तो इसके नीचे क्या लगेगा, एक mg लगेगा यहाँ पे, देखो यहाँ पे एक सबसे पहले क्या लग जाएगा, एक mg लग जाएगा, ठीक है ना, एक mg लग जाएगा, इधर टेंशन लग रहा है, और यहाँ पे सिर्फ 2t इक्वल टू 2a हो जाएगा, न्यूटन के सेकेंड लॉ से, नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन, और तो कुछ रहेगा नहीं। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। तो हम लोग इस प्रॉब्लम को जब सॉल्व कर रहे हैं तो देखना पड़ेगा कि एक्सीलरेशन जो डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो डेफिनेटली एक्सीलरेशन जो डिवाइड होगा, ठीक है, डेफिनेटली एक्सीलरेशन क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। तो इसमें फोर्स लगा देते हैं, अब इसमें हम लोग फोर्स लगा देते हैं, ठीक है। कौन कौन सा फोर्स लगा देंगे, नीचे mg ऊपर t, ठीक है ना, नीचे mg लगेगा, ऊपर टेंशन लग जाएगा, ठीक। तो लगा दो यहाँ पे तब। अब देखो इसको, यहाँ टेंशन का डायरेक्शन देखो तुम, इधर टेंशन ऐसे बनाते हैं बगल में, ठीक है, यहाँ साइड में देखो बना रहे हैं, एक सेकंड देखो, इसका देखो 1 kg ब्लॉक का, तो ऐसा लग रहा था एक नीचे mg, ठीक, और ब्लॉक पे ऊपर की तरफ लग रहा है अवे फ्रॉम द कॉन्टैक्ट, हमेशा क्या लगता है, टेंशन, ऐसे लग रहा है इस पे टेंशन, दिस इज योर टेंशन, दिस इज mg, ठीक, समझ में आ रहा है। टेंशन लग गया इधर, और इधर mg लगेगा, और एक्शन किधर लगेगा, ब्लॉक ऐसे नीचे जाना चाहेगा mg की वजह से, इधर लगेगा एक्सीलरेशन, मान लो इसको अभी a1 बोल देते हैं। तो यहां से देखो, आज भी नेटवर्क जा सकता है, बहुत तेज बारिश आ गया, फिर कोई बात नहीं, अभी तो नहीं जाएगा लग रहा है, अगर जाएगा थोड़ा देर वेट करना, फिर हम ऑन कर देंगे। मौसम पता नहीं, बहुत दिन 2-3 दिन से इतना खराब है यहाँ का। देखो तो टी mg नीचे लग रहा है, इधर a1 लग रहा है ना। सर हाँ सर यहाँ पर कैसे पता चला कि जो एक्सेलरेशन है वो नीचे वाले डायरेक्शन में लगेगा? ऑब्वियसली यहाँ पे फ्री फॉल हो रहा है ना, ये मतलब इधर कोई इसको पुल कर रहा है इस तरह, ठीक है। एक्सेशन क्या लगेगा, हमेशा नीचे ही ना लगेगा, ये ऐसे पुल कर रहा है, मतलब देखो mg लग रहा है, इधर टेंशन लग रहा है, तो ये ऐसे भागना चाहेगा ना, ये इस तरह ऐसा नीचे की तरफ जाना चाहेगा, ठीक है। और अगर ये ऐसे जाना चाहेगा तो ये भी ऐसे आना चाहेगा। अब भले इसका मास ज्यादा हो, उससे मैटर नहीं कर रहा है, यहाँ पे ग्रेविटी एक फोर्स लगा रहा है, टेंशन लगा रहा है, मतलब डायरेक्शन मान लिया कैसे लग रहा है, जा सकता है इस तरह फ्री फॉल की वजह से, उल्टा भी मानेंगे ऊपर भी मानेंगे तब भी आंसर सेम ही आएगा, तब इसका डायरेक्शन को भी इधर दिखाना पड़ेगा। एक्सेशन विल बी सेम बोथ द केस, कहीं से भी अंतर तुमको नहीं दिखेगा, एक का एक्सेशन दूसरे का एक्सेशन डायरेक्शन, ये ऐसे तुम मान लो, ऐसे नहीं मानना है तुमको, ऐसे मानना है, ठीक है, इस तरह मान सकते हैं, मान लो ऐसे मानना है, ऐसे मानना है, ठीक है। तो यहाँ पे भी तो चेंज हो जाएगा, तब इसी तरह हो जाएगा, तब भी सेम आंसर आएगा। बट हम लोग कन्वीनियंट वे ये लगाते हैं कि जहाँ पे देखते हैं कि ग्रेविटी वेट लगा रहा है ना, मतलब ग्रेविटी की वजह से फोर्स लग रहा है, उधर ही हम लोग एक्शन का डायरेक्शन भी लगाते हैं, मतलब ब्लॉक नीचे जाना चाह रहा है ग्रेविटी की वजह से, इसलिए ऐसा लगाए हैं। तो यहाँ पे टेंशन ट्रिक का यूज कर रहे हैं, देखो यहाँ पे हम लोग टेंशन ट्रिक का यूज करते हैं। तो टेंशन और एक्सीलरेशन के बीच में एंगल कितना हो गया, बोलो, व्हाट इज द एंगल बिटवीन टेंशन एक्सीलरेशन, बताओ जल्दी, 180 डिग्री। बोलो, टेंशन और एक्सीलरेशन के बीच में एंगल कितना है, 90। नहीं आ रहा क्या आवाज, बताओ
क्या दिख रहा है एक्सेलरेशन और टेंशन के बीच में एंगल? बोलो। सर 90 90 कहाँ से दिख रहा है तुमको? 180 सर 180 दिख रहा है 180। ना? 180 होगा ना? तुम लोग बोलते नहीं हो। देखो यस ऐसे सर टेंशन लग रहा है ऊपर, ऐसे टेंशन लग रहा था, है ना? और नीचे एक्शन कितना एंगल हो जाएगा? दो वेक्टर के बीच में कितना एंगल होगा बोलो? 180 डिग्री होगा ना? बोलो। नहीं समझ आ रहा यस है? सर, आया आया सर। हाँ तो बोलना, आंसर देना। तुमको लगता है कि तुम लोगों को नहीं समझ में आ रहा है, फिर हम फिर बोलने लगते हैं। ठीक है, तो बोल देना आ रहा है कि नहीं आ रहा है, या फिर जो आंसर है बोलते रहना। ठीक, तो चलो यहाँ लिख दो तब। तो टेंशन और एक्सेशन टी डॉट ए कर दो, डॉट प्रोडक्ट इसका जीरो करना है हम लोग को। और कॉस लिख दो 180 डिग्री, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ टी इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ ए। मैग्नीट्यूड ऑफ टी इतना नहीं करना पड़ेगा, हम बस सिखाने के लिए समझा रहे हैं कि सवाल में मतलब किसी सवाल में तुम फंसोगे नहीं। इसको हम 1 सेकंड में बना देंगे हम लोग। ठीक है, देखें कैसे। तो देखो टी ए और लिख दो कॉस 180 डिग्री, 180 डिग्री। ठीक, प्लस यहाँ का भी टेंशन जोड़ो। अब यहाँ देखो टेंशन और एक्सेशन के बीच में कितना एंगल है, बताओ जल्दी बोलो कोई भी, बोलो बोलो कितना होगा? 0 डिग्री। 0 डिग्री हो जाएगा, दोनों पैरेलल वेक्टर है। टेंशन भी था एक्सेशन भी था, तो लिख दो 2t a cos 0 डिग्री, है ना, इक्वल टू 0। अब देखो तुम्हारा टेंशन एक्शन रिलेशन यहाँ मिल गया। तो ये क्या होगा? cos 180 का तो -1 होता है, तो -t हो जाएगा। और प्लस cos t का वैल्यू कितना होता है? 0 1 होता है, तो 2ta, दिस शुड बी इक्वल टू 0। तो यहाँ से लिख दो तब। क्या लिखोगे? -ta। अब देखो डायरेक्शन भी एक्शन का बिल्कुल सेम आ गया, जो कि ठीक भी है ना? तो ये कट गया। अब इसको सबको a मत दो, किसी एक को a1 दे दो। दोनों सेम वेरिएबल कैसे दे सकते हैं हम लोग? इसको हम लोग a1 मान लेते हैं पहले वाले में, है ना? इसको हम लोग a2 मान लेते हैं 2t वाले में। ठीक है, अब देखो t कट गया और माइनस माइनस भी कट गया, तो a1 इक्वल टू क्या आ गया? 2a2। अब सभी को दिख रहा होगा कि किस तरह एक्सेशन डिवाइड हो गया, जिसको हम लोग यहाँ पे समझे। ठीक, तो देखो a1 इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ a2 हो गया। a1 इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ a2 हो गया। क्या बात समझ में आ गया? टेंशन ट्रिक कैसे यूज कर रहे हैं, बोलो जल्दी बोलो। आ गया समझ में? सर यहाँ पर बोलो। ये जो लिखे हैं TA1 cos 180 डिग्री क्यों लिखे हैं सर? डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? एडी कॉस थीटा वेक्टर का। ये दो वेक्टर है ना, हाँ। समझ में आ गया? यस सर। वेरी गुड। तो अब देखो a1 क्या था? a1 यहाँ पे कौन सा लेंगे? इसको a1 ले रहे थे, इसको a2 ले रहे थे। ठीक, तो जहां पे टेंशन t है वहां a1 का वैल्यू कितना आ गया? a1 इक्वल टू आ गया 2 टाइम्स a2, तो यहाँ पे 2a हो जाएगा। जहां पे टेंशन t था वहां पे एक्सेशन 2a हो गया, यानी कि डबल हो गया टेंशन का। और जहां पे टेंशन डबल था वहां पे एक्सेशन हाफ हो गया। ठीक, अब बस इक्वेशन लिख के सॉल्व कर दो, टेंशन रिलेशन मिल गया हम लोग को। अब नॉर्मल से इक्वेशन लिख के सॉल्व कर देंगे, ऐसे करते हैं। तो बार बार ऐसा नहीं करना है। अगर टेंशन 2t होगा तो एक्सेशन उस जगह हमेशा a हो जाएगा, अगर टेंशन t होगा तो एक्सेशन 2a हो जाएगा, या फिर अगर a लिखना है तो एक जगह पे a/2 करना पड़ेगा। ठीक है, हमेशा ऐसा होगा। अगर टेंशन 4 टाइम्स हो जाएगा तो एक्सेशन कितना हो जाएगा बोलो सबसे? अगर बोल क्या बोल रहे सुनो, अगर यहाँ पे एक्सीलरेशन टेंशन t था तो एक्शन 2a आ गया, टेंशन 2t है तो एक्सेशन कितना आ गया? a आ गया। टेंशन अगर हो जाएगा यहाँ मान लो 4t, कितना आ जाएगा एक्सीलरेशन? a/2 a/2 हो जाएगा। मतलब अगर a मान के कर रहे हैं, ठीक, तो इसको याद रखना। अब इसका नॉर्मल इक्वेशन लिख दो, जो इक्वेशन 2 आएगा। एक आएगा 2 kg के लिए, व्हाइट वाला पेन कहाँ गया? व्हाइट पेन दिखता नहीं अच्छे से। देखो 2 kg के लिए, तो 2 kg का क्या हो जाएगा? 2t इक्वल टू 2a। उधर और तो कोई फोर्स लग नहीं रहा है। ठीक,
2t इक्वल टू मास 2 था पर ये a है, और 1 kg के लिए लिख दो इक्वेशन। अब तुम लोग एक क्वेश्चन बनाने देंगे इसी तरह का, ठीक? जल्दी से वो सॉल्व करके आंसर बोलना, फिर हम आगे बढ़ेंगे। और सभी को बनाना है, सभी लोग को जल्दी से सॉल्व करना है, ठीक है? दोनों इक्वेशन सॉल्व कर लो। सॉल्व करने से वो टेंशन मिल जाएगा 10/3 न्यूटन, और यहाँ से एक्सेशन को लिख देना 2t इक्वल टू 2a। तो यहाँ से हम लोग को 2a का वैल्यू मिल जाएगा 20/3, तो एक का हो जाएगा 10/3, ठीक है? तो दीज आवर आंसर्स, ये हम लोग का आंसर आ गया दोनों ब्लॉक के लिए। 2a इतना आ गया, 2a को तुम a1 a2 जो भी बोलना है बोल दो, एक और a1 आ जाएगा, ठीक है? तो इस तरह सॉल्व करना है, समझ में आ गया ना? एक हम सवाल देते हैं, रुको, और ये वाला क्वेश्चन बनाओ जल्दी से तुम लोग, 5 मिनट का टाइम देंगे। एनटीएससी का लिए है किताब कि नहीं? बोलो। लिए हो किताब, लिए इनकी? अच्छा, जो किताब उसी को बनाओ अभी। चल सर इसको मेरे बनाओ। पास है क्या बोल रहे हो, बोलो। सर मेरे पास है एनटीएससी का फिजिक्स। अच्छा, पूरा बनाओ उसको, फिजिक्स पूरा बनता है सवाल सब? यस सर, फर्स्ट सेकंड चैप्टर बना है अभी। बना लो पूरा, और क्या, एकदम खत्म करो जल्दी जल्दी, 5 दिन में बनाओ उसको, एकदम पूरा 5 दिन में उसको सॉल्व कर लेना है। तुम लोग के पास अभी इतना टाइम है, इतना कुछ है, पढ़ो अच्छे से, बना लो पूरा। अभी इस टाइम में 2-3 महीना में जितना टाइम मिलता है पूरा पढ़ाई कर लो, आगे का 10 क्लास के लिए बहुत अच्छा हो जाएगा सारा एग्जाम का फाउंडेशन। और उस समय कोई तुम लोग को प्रेशर नहीं लगेगा कि अच्छा टाइम नहीं है कैसे पढ़ेंगे, अभी से पूरा कर लो। और अभी अगर टाइम को वेस्ट कर दिए तो फिर उस समय बहुत मुश्किल होगा, या फिर उस समय टाइम जो है ज्यादा लगाना पड़ेगा। अभी 9 क्लास का सिलेबस तुरंत खत्म हो जाता है, उसको पढ़ लो जल्दी जल्दी, और फिर जो है सारा सवाल बनाओ A to Z हर सब्जेक्ट में, और देखो कैसे बनता है। अगर नहीं समझ में आता टीचर से पूछो। देखो ये क्वेश्चन बनाओ, चलो ये वाला सवाल बना के दिखाना, ठीक? ऐसा एक थ्रेड है, यहाँ पे भी एक थ्रेड है, यहाँ पे एक पुली लगा हुआ था, यहाँ पे और एक पुली लगा हुआ है। ठीक है ना? ऐसा एक पुली लगा हुआ है, यहाँ पे एक थ्रेड लगा हुआ है। मेरा अगर आवाज नहीं आएगा ना तो रेज हैंड कर देना, क्योंकि कब नेटवर्क जाए कुछ पता नहीं है। ऐसा मौसम परेशान करके रखा है ना, बार बार नेटवर्क जा रहा है। तो देखो यहाँ पे एक बी है ब्लॉक, यहाँ पे है ब्लॉक ए, यह है 4 kg का, ये है 5 kg का ब्लॉक बी, ठीक? ऐसा कुछ है। इस पे पूछा गया कि एक्सेशन निकालिए ब्लॉक ए बी का, और टेंसर में निकाल लीजिए, है ना? या फिर एक्शन से निकालो, फाइंड एक्सीलरेशन ऑफ ब्लॉक। ऐसा सेम क्वेश्चन 2 और देंगे ग्रुप में, ठीक है? फाइंड एक्सीलरेशन ऑफ द ब्लॉक ए एंड बी। चलो बनाओ तो। टेंशन जहां टूटी होगा बताए कैसे लगेगा एक्सीलरेशन, बनाओ सब लोग। ठीक है, अध्याय समझ में आ रहा है कैसे बनेगा? यस सर, बना रहे हैं। ठीक है, बनाओ, वेरी गुड। इसको बनाओ सब लोग अच्छे से। जी के टर्म में ही रखना, स्मॉल जी के टर्म में, जी का वैल्यू पुट मत करना, जैसे कि 10 वैल्यू पुट करके नहीं, जी के टर्म में आंसर बता देना, ठीक है? या G/3 G/7 G/ कुछ आएगा उस तरह, जी के टर्म में छोड़ देना।
आ गया आंसर? क्या आया किसी का? बोलिए जल्दी, बोलो। लक्ष्य कुमार, स्वयं, सिखा दिए सब, जल्दी जल्दी बना फटफट एकदम। अध्ययन सर आ गया? इतना टाइम तो नहीं लगना चाहिए। क्या किसी का आया कि नहीं, बोलो। क्या स्वयं? बना रहा सर। इतना टाइम जल्दी बनाओ, फटाफट तुम्हें बनाना है एकदम, एक एक मिनट में। अध्ययन सर आ गया? लक्ष्य समझ में आ रहा है? सर सेंटर से जो थ्रेड गया उसके कारण क्या कंफ्यूजन क्या? हो रहा है। जोर से बोलो तो आवाज नहीं आ रहा है। सर क्या बोलो सेंटर लक्ष्य, क्या बोल रहे थे? सर जो सेंटर में जो थ्रेड है उसके कारण कंफ्यूजन हो रहा है। सेंटर में थ्रेड, उसके कारण कंफ्यूजन हो रहा है, अच्छा। और किसी को बना है क्या? कोई भी बनाए हो? कम से कम कितना आ रहा है बताओ, हम बता देंगे, सॉल्व कर दे रहे हैं। किसी का भी आया है? और किसी का आंसर आया है? नहीं? ठीक है, देखो हम बना देते हैं। देखो यहाँ पे मान लो एक्शन ऐसे नीचे लगाते हैं। सर -10/3 ए -10/3 है क्या एक्सेलरेशन? -10/3। माइनस थोड़ा थ्री गलत हो बाई गया। टू जी। क्या? -3/2 जी। 3/2 जी? नहीं, रॉन्ग आंसर है। अच्छा कोई बात नहीं, हम बता देते हैं, ठीक है। देखते हैं, इसका आंसर कुछ अलग होगा। क्या क्या बोले? 10/3 नहीं होगा। और क्या बोले एक आंसर और? -3/2 जी। -3/2 इज द रॉन्ग आंसर। ठीक। अच्छा कोई बात नहीं, देखो बता देते हैं। इधर A1 लगा दो, ठीक। इसको A2 मान लो। समझ आ गया ना? अगर यहाँ पे टेंशन T लेते हैं तो यहाँ भी टेंशन T, यहाँ भी टेंशन T लगेगा, तब यहाँ पे 2T लग जाएगा। T 2T, बस हो गया। और इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना दो। तो फॉर, अगर 4 kg ब्लॉक लेंगे, 4 kg में क्या क्या दिख रहा है? ये 4 kg का ब्लॉक हो गया। ये T, इधर नीचे लग रहा है mg 4G, नीचे लगेगा 4G। हाँ, और यहाँ पे कितना लगेगा? A2। अब जहाँ पे T है वहाँ एक्सेशन क्या हो जाएगा? 2 टाइम्स हो जाएगा। दिख रहा है ना रिलेशन? यहाँ निकालना पड़ेगा, तो बार बार नहीं निकालेंगे, हम लोग सीख गए। जहाँ पे 2T वहाँ पे एक्सेशन A कर देंगे, और जहाँ पे A वहाँ पे A2 क्या हो जाएगा? 2A हो जाएगा। कि A2 को 2 टाइम्स से रखना पड़ेगा, है ना? इसको हम सीखे जस्ट अभी हम लोग। तो एक्सेशन को यहाँ पे A2 की जगह हम लोग 2A लिख सकते हैं, क्योंकि टेंशन T है। इक्वेशन लिख दो।
क्या लिखोगे बताओ? t माइनस 4g इक्वल टू 8a. 4 into 2 is the 8a. Question number 1. और फॉर 5 kg ब्लॉक के लिए क्या हो जाएगा? 5 में 5g नीचे लग रहा है, -2t क्या बोलो? 2t ऊपर, ठीक है ना? और इधर लगेगा a1, a का वैल्यू यही हो जाएगा यहाँ पे, तो लगा दो 5g माइनस 2t इक्वल टू 5 इंटू a, मतलब कितना है? 5a ही हो जाएगा, 5a। पुट इक्वेशन नंबर 2। अब इसको सॉल्व कर दो, ठीक है, इसको बस सॉल्व कर दो, कितना हो जाएगा तब देखो, ये हो जाएगा t माइनस 4g इक्वल टू 8a, यहाँ पे हो जाएगा 5g माइनस 2t इक्वल टू 5a। इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये 5a लिखा हुआ है, ठीक है, और इसको सॉल्व करते तो हो जाएगा 2t माइनस 8g इक्वल टू 16a, और हो जाएगा 5g माइनस 2t इक्वल टू 5a। तो 2t कैंसिल आउट, तो माइनस 3g इक्वल टू 8, मतलब 3g इक्वल टू कितना हो जाएगा? ये होगा 21 ना, 21a। a इक्वल टू क्या होगा? 3g बाई 21, माइनस रहेगा डायरेक्शन बताने के लिए, 3 बाई 21, g बाई 7 आंसर होगा, ठीक है ना? 21 तो कट जाएगा ये, तो एक a आ जाएगा g बाई 7। नेगेटिव क्यों बता रहे हैं? डायरेक्शन दोनों का अलग अलग है, a1 और a2 का, ठीक है। a हो गया 2 g बाई 7 और 2a कितना होगा? 2g बाई 7, 2 हो जाएगा 2g बाई 7, है ना? मैग्नीट्यूड दोनों का ये हो जाएगा, और नेगेटिव एक का आएगा, कब पॉजिटिव लेंगे क्योंकि डायरेक्शन दोनों का अलग अलग है। तो दिस इज आवर आंसर, दिस एंड दिस। क्या समझ में आ गया सभी को? बोलिए। सर सर ये जो इक्वेशन था t हाँ, माइनस 4g इक्वल्स टू 8a, इसको पूरा को इंटू 2 क्यों किए? टेंशन को कैंसिल आउट करने के लिए। ये तो 10 क्लास में सॉल्व कर, सॉरी 9 में तुम लोग सॉल्व करते हो ना इक्वेशंस को मैथ्स में, हाँ उसी तरह किए हैं इस t को हटाने के लिए। दो वेरिएबल है ना यहाँ पे, तो एक वैल्यू को हटाना पड़ेगा ना यहाँ पे, ठीक है। ये तो ये दो वेरिएबल है, एक ये भी वेरिएबल है, टी भी वेरिएबल है, एक को आएगा। सिंपल मैथ्स। क्या बोलो? समझ में आ रहा है क्या बोले? यस सर। रिमूव नहीं करते तो कैसे टेंशन हटता, फिर एक का टर्म कैसे निकालते? दोनों का इक्वेशन रह जाता ना, तो रिमूव करना जरूरी था, इसलिए एक का टर्म निकलेगा। क्या समझ में आ गया है? एक सवाल दिया ऐसा बनाने के लिए, बस लास्ट, फिर दूसरा टॉपिक पढ़ाएंगे। बोलो, बनाओगे ऐसा क्वेश्चन एक और? यस सर। लेकिन जल्दी आंसर बताना, ठीक? तुम लोग बताते ही नहीं आंसर, जल्दी आंसर बताओगे। अब तो सीख जाना चाहिए, अब इसमें कितना टाइम लगेगा। चलो इसको बनाओ तो सही से एकदम सब लोग। सही से बनाओ जल्दी से एकदम। चलो देखो ये वाला सवाल जल्दी। देखो ये सेम उसी तरह प्रॉब्लम है, ठीक है, सेम वैसा ही प्रॉब्लम है ये भी। ऐसा यहाँ पे दो पुली लगा हुआ है, और दो पुली ऐसे लगा हुआ है, इसमें भी निकालना है दो ब्लॉक का एक्सेशन। डायग्राम इस तरह है देखो,
एक पुल यहाँ पे है, तो एक स्ट्रिंग ऐसे जाके इस तरह आ रहा है, ठीक है, और इस पुली से होते हुए ऐसे होते हुए ये सेकेंड पुली पे जा रहा है। सेकेंड पुली यहाँ कहीं बनाए थे थोड़ा, ठीक है, ऐसा ही सेकेंड पुली से यहाँ पे जा रहा है, और फर्दर फिर यहाँ पे एक ब्लॉक लटका दिया गया, और इस ब्लॉक का मास बोला गया है 2 kg का है, और ये वाले ब्लॉक का मास बोला गया है 1 kg का है, ये 2 kg का है, ठीक। तो बोलना पड़ेगा इसमें फाइंड द एक्शन ऑफ ब्लॉक ए एंड बी। क्वेश्चन क्या है? फाइंड द एक्सेशन ऑफ द ब्लॉक find the acceleration of the block A and B. ठीक है ना, find the action of the block A and B. A और B का एक्शन निकालो, चलो बनाओ इसको जल्दी, इसको सब लोग बना लो सही से, ठीक, इसको सब लोग बना लो सही से। सर ब्लॉक बी का मास कितना लिखे हैं? 1 kg और 2 kg, उसका 1 kg है, 1 kg, हाँ, 1 2 ठीक है। kg। टेंशन सबका टी लोगे तो देखो इसमें कितना आ जाएगा, समझ में आ गया होगा, टूटी हो जाएगा यहाँ पे। तो इसको सब लोग बना लो जल्दी से, फिर हम दूसरा टॉपिक पढ़ाएंगे आगे, मोमेंटम पढ़ाएंगे, मोमेंटम कंजर्वेशन। सर 3g/7। कितना है 3g/7? हाँ देखते हैं रुको, 3g/7 नहीं, इसमें भी गड़बड़ कर दिया कुछ। कहाँ मिस्टेक कर रहे हो इतना कैलकुलेशन में? थ्री जी बाई सेवन आंसर नहीं है, 2g/3, ठीक, और g/3 दो आंसर है। एक का हो जाएगा g/3, तो दूसरे का होगा 2g/3। आया किसी का? तुम लोग कैलकुलेशन अच्छा करते हो, तुम लोग गड़बड़ क्यों कर रहे हो बताओ? एक आंसर होगा 2g/3, सॉरी 2/3g, और एक ब्लॉक का होगा g/3, ये दो आंसर होगा। आया है किन्हीं का? आया तो बोलिए। सर एक बार आंसर क्या है फिर से बताइएगा। लिख दिया देखो, 2/3g और g/3 आ गया क्या? सर 2/3g आ गया। हाँ तो बस एक g/3 हो जाएगा, एक का 2a मानते हैं ना, ठीक है। ये सर दोनों आ गया। वेरी गुड। देखो बाकी लोग भी देख लो, और किसी का आया है क्या? इधर अगर a1 मानेंगे, इसको क्या मानना पड़ेगा? a2, ठीक है। अब यहाँ पे लगेगा t, यहाँ पे लगेगा t, यहाँ भी लगेगा t, तो यहाँ लग जाएगा 2t, ठीक। तुरंत बन जाना चाहिए, इतना सिंपल सवाल है। तो क्या जब t होगा क्या बोलेंगे? तब एक्शन को 2a ले लो, बार बार बोल रहे हैं। और जब यहाँ पे 2t आएगा तो एक्शन को आधा कर दो, a ले लो यहाँ के एक्शन को, यानी a2 शुड बी इक्वल टू a, ठीक। अब बस का फ्री वाई डायग्राम बना दो, FBD ऑफ
2 kg ब्लॉक, कितना हो जाएगा देखो, ये हो जाएगा 2 kg, यहाँ पे लग रहा है T, यहाँ पे लग रहा है 2g, और इधर है एक्सेशन 2a। इक्वेशन लिख दो, 2g, ठीक है, माइनस टी इक्वल टू 2a है, तो 2 मास भी 2 kg है तो 4a हो जाएगा। m इंटू ए होता है, एक 2a पुट करेंगे तो 4a हो जाएगा ये, ठीक। अब इस ब्लॉक का लिख दी इक्वेशंस और 1 kg ब्लॉक, कितना हो जाएगा देखो, यहाँ पे ऊपर होगा 2t, नीचे लगेगा g मतलब 1g, और इधर a के जगह पे लगेगा a ऊपर, है ना, 2t है तो a लगेगा, सिर्फ आधा हो जाएगा। जहां पे टेंशन डबल एक्शन आधा, टेंशन सिंगल तो एक्शन डबल, इस तरह याद रखना। तो लिख दो, क्या लिखेंगे बोलो, 2t माइनस जी इक्वल टू a, 1 इंटू ए मतलब a। अब एक दो को सॉल्व कर देना, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो फ्रॉम 1 and 2 तो हो जाएगा 2g माइनस टी इक्वल टू 4a, तो 2t माइनस जी इक्वल टू a, इसको मल्टीप्लाई कर दो इस इक्वेशन को। किसको हटाना है हम लोग को, 2 से मल्टीप्लाई कर, टेंशन को हटाना है, तो ये हो जाएगा 1, तो 2g माइनस 2t इक्वल टू 8a, तो 2t माइनस जी इक्वल टू, सर 4g होगा ना? हाँ कहाँ पे सर 2g को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ओ यहाँ 4 हो जाएगा, सॉरी यहाँ 4 हो जाएगा, 4g माइनस 2t इक्वल टू 8 है, हाँ ठीक। और यहाँ पे 2t माइनस जी इक्वल टू 8, सॉल्व कर दो, ठीक है। तो कितना आएगा, 5g इक्वल टू 10 है, आंसर तो आ गया देखो। सर 3g 3g होगा ना? ओ हाँ 3g होगा, नहीं नेगेटिव है यहाँ पे, अच्छा हाँ ठीक बोल रहे हो, सॉरी यहाँ पे 3g कर दो, 3g को 10 है, तो यहाँ पे g को a इक्वल टू देख लो कितना होगा, 3g बाई 10, नहीं सॉरी 10 है क्यों होगा, ये गलत कर रहे हैं ना, ये हो जाएगा 9 है ना, 9 हो जाएगा, सॉल्व कर देते हैं बस, ठीक है। हाँ 9 हो जाएगा ये, तो a इक्वल टू होगा 3g बाई 9, यानी कि g बाई 3, ठीक है, आंसर आ गया हम लोग का। a इक्वल टू एक का एक्शन होगा g बाई 3, और 2a टाइम्स का क्या होगा दूसरे ब्लॉक का 2g बाई 3, सो दिस इज आवर आंसर। क्यों नहीं बन रहा है बताओ, कैलकुलेशन सिर्फ करना है और क्या, कहीं मिस्टेक करते हो क्या कैलकुलेशन में, जैसे यहाँ पे हम कर रहे थे उस तरह कुछ मिस्टेक कर रहे थे, बोलो क्या स्वयं नहीं बन रहा था। सर वो एक्सेलरेशन जो दूसरा ब्लॉक का था वो पॉजिटिव लेना था कि नेगेटिव, उसी में कंफ्यूजन हो गया था। क्यों मैं सोच रहा था कि ये तो उस पर एनालाइज करो ना, देखो अगर एक ये थोड़ा भारी ब्लॉक है, मान लो ये अगर नीचे आएगा तो ये ऊपर जाएगा, इसको खींच रहा है ये, तो ये ऐसे आएगा तो इसको उल्टा देना पड़ेगा क्या। सर वो जो 1 kg का ब्लॉक है वो कैसे कनेक्टेड है उस स्ट्रिंग से? 1 kg का ब्लॉक यहाँ से ऐसे कनेक्टेड है, ऐसे पुली लगा हुआ इससे कनेक्टेड है। अब ऐसे इसको अगर ये जाएगा तो ये थोड़ा ऊपर शिफ्ट करेगा ना, ऐसे इसको तुम ऐसे खींच रहे हो, इमेजिन करो जस्ट, ये थोड़ा ऊपर शिफ्ट करेगा हल्का, इसका एक्शन ऐसे लेंगे। क्या स्ट्रिंग सेम है? स्ट्रिंग सेम है, ये सब स्ट्रिंग सेम है, तब ना टेंशन सेम है, लेकिन यहाँ टूटी हो जाएगा, टी बैलेंस करके टूटी कर देगा, ऐसा टाइप का। देखो इस तरह होता है टेंशन में, जैसे मान लो ब्लॉक है, ठीक से समझो इसको, बन जाना चाहिए जल्दी जल्दी सब। ये ब्लॉक है, तो अगर ये दो टी रहेगा तो ये तो फोर्स ना टेंशन एक्चुअली, तो इसको बैलेंस करने के लिए टूटी चाहिए ना इक्विलिब्रियम के लिए, तभी नहीं बैलेंस हो पाएगा, ठीक है। टूटी पे आ जाएगा हमेशा। अगर 3t रहता है, ऐसा रहता मान लो 2t तो इसमें 40 रहता, 80 16t रहता, इस तरह होगा हमेशा। क्या बोलो, समझ में आ रहा है ना? यस सर। इसको प्रैक्टिस करोगे, क्वेश्चन तुम लोग भेज देंगे ग्रुप में। चलो हम लोग कंजर्वेशन ऑफ कोलिजन शुरू करते हैं, कोलिजन बोलते हैं सॉरी मोमेंटम, है ना, हम लोग मोमेंटम शुरू करते हैं।
एक क्वेश्चन ग्रुप सर में आप थर्ड लॉ डिस्कस किए थे क्या? थर्ड लॉ डिस्कस नहीं किए हैं? सर हमको नहीं लगता है डिस्कस किए हैं। ठीक है, थर्ड लॉ बताया थे। थर्ड लॉ नहीं आता है तुम लोग को? आता है सर। क्या होता है बोलो? थर्ड लॉ सब मतलब सभी को आता होगा। हाँ, बोलो बोलो क्या होता है, बोलो क्या होता है। कोई नहीं बोल रहा थर्ड लॉ। Every action has equal and एवरी opposite एक्शन हैज reaction. एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। बस वही हो गया थर्ड लॉ। और क्या, उसका यूज करना है मोमेंटम कंजर्वेशन में। ठीक है, थर्ड लॉ का यूज करना है मोमेंटम कंजर्वेशन। चलो तुम बोलते हो तो इसको बता देते हैं थर्ड लॉ क्या होता है एग्जांपल के साथ। तो वही है कि जब कोई भी इंटरेक्शन दो बॉडी में होगा तो जो फर्स्ट बॉडी जो फोर्स अप्लाई करेगा दूसरे बॉडी पे, वो दूसरा बॉडी भी फर्स्ट बॉडी पे उतना ही फोर्स लगाएगा। जैसे कि मान लो एक कोई पॉटर है, वो एक लोड को कैरी करता है अपने हेड पे, तो वो एक्शन क्या है, जो फोर्स अप्लाई कर रहा है लोड उसके हेड को एक्शन है, और रिएक्शन क्या हो जाएगा, रिएक्शन फोर्स उसका हेड भी अप्लाई कर रहा है उस लोड पे, तो रिएक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लिख देते हैं, रुको, न्यूटन थर्ड लॉ ना। ठीक है, चलो इसको डिस्कस कर देते हैं। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। स्टेटमेंट लिख लो जल्दी से, देखो। in any interaction between two body in any interaction between two body any interaction का मतलब होता है अट्रैक्शन और रिपल्सन। ठीक, एक साथ कलेक्टिवली इसको हम लोग बोल रहे हैं इंटरेक्शन। इन एनी इंटरेक्शन बिटवीन two bodies the force applied by the first body applied by the first body on the second equal on the second is equal and opposite to the force applied ठीक है, by the second body on the first। इसका मतलब वही है आसान भाषा में इसका मतलब वही, एवरी एक्शन इज इक्वल ऑपोजिट रिएक्शन। उसी को थोड़ा बढ़िया से लिखा गया है कि एक बॉडी अगर इंटरेक्शन होता है दो बॉडी में, एक बॉडी अगर आपका फोर्स लगाएगा एक बॉडी पे तो उतना दूसरा बॉडी उसमें उतना ही फोर्स लगेगा। मतलब सीधा सीधा भाषा में कि एवरी एक्शन इज इक्वल ऑपोजिट रिएक्शन, इसको भी लिख सकते हो, जो सिंपल सा डेफिनेशन है। टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल ऑपोजिट रिएक्शन। ठीक है, तो इस स्टेटमेंट में यही है कि टू एवरी एक्शन there is equal and opposite reaction। ठीक है, इसका एग्जांपल जैसे मान लो कि एक बलून जो है, बलून फोर्स लगा रहा है एयर पे डाउनवर्ड डायरेक्शन पे, लेकिन रिएक्शन कैसे लग रहा है, बलून रिएक्शन मतलब क्या, अपवर्ड, एक जो एयर रेजिस्टेंस है बलून पे एक अपवर्ड फोर्स लगाएगा। ठीक है, या फिर ऐसा मान लो कि हम लोग अगर रोइंग बोट पे बैठे हुए हैं, रोइंग कर रहे हैं बोट को, मतलब बोट पे बैठे हुए हैं, तो अगर हम लोग पुश करेंगे वाटर को बैकवर्ड तो वाटर हम लोग के बोट को पुश करेगा फॉरवर्ड। तो दिस आर सम एग्जांपल्स ऑफ योर, ठीक है, कौन सा लॉ, थर्ड लॉ। तो मान लो
पहला एक एग्जांपल हो गया। एग्जांपल 1, ठीक है ना। मान लो ये देखो, ठीक है ना। ये मान लो कोई एक पॉटर है जो कि अपने हेड पे कुछ लोड को कैरी करता है। ये डायग्राम इस पे पता नहीं क्या इतना क्यों हैंग करता रहता है। चलो ऐसे ही मान लो एक पॉटर है ये ना। ये पॉटर है और अपने हेड पे कुछ लोड को कैरी कर रहा है। ये लोड है, ये पॉटर है, ठीक है। एक पुली है जो अपने हेड पे कुछ लोड को कैरी करता है। एक्शन क्या हो जाएगा? फोर्स अप्लाइड बाय लोड ऑन हिज हेड। एक्शन क्या होगा यहाँ पे? एक्शन हो जाएगा फोर्स, ठीक है ना। फोर्स अप्लाइड बाय द लोड ऑन हिज हेड, ठीक है। और रिएक्शन क्या हो जाएगा? रिएक्शन हो जाएगा यहाँ पे फोर्स अप्लाइड बाय द हेड ऑन द लोड। बाय द हेड ऑन द लोड, ठीक है ना। तो ये होगा एक्शन रिएक्शन। तो न्यूटन का थर्ड लॉ यहाँ पे लगता है। या फिर अगर बोट हम लोग कुछ कंसीडर करेंगे, सपोज एक बोट हम लोग कंसीडर करेंगे अगर, तो उसमें भी क्या होता है? मान लो ऐसा कोई बोट है, ठीक है ना। ये बोट हो गया और पानी में ऐसा, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं जब हम लोग रोलिंग कर रहे हैं बोट को, तो हम लोग वाटर को पुश करते हैं बैकवर्ड। हम लोग एक्शन यहाँ पे क्या है? वाटर को हम लोग पुश कर रहे हैं बैकवर्ड, ठीक है ना। और रिएक्शन क्या हो जाएगा? वाटर पुल्स द बोट फॉरवर्ड। हर एक फोर्स, इवन इफ यू आर कंसीडरिंग फील्ड फोर्स, फील्ड फोर्स का मतलब अगर हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या न्यूक्लियर फोर्स का बात करेंगे, उसमें भी एक्शन रिएक्शन फोर्स काम करेगा। नेचर में पाया जाने वाला सभी तरह का फोर्स एक्शन रिएक्शन फोर्स पे ही बेस्ड है। ऐसा कोई फोर्स नहीं है कि जिसका रिएक्शन नहीं हो, ठीक। जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में दो चार्ज काफी दूर दूर है, एक चार्ज अगर दूसरे चार्ज पे फोर्स लगाएगा उतना ही चार्ज, उतना ही फोर्स सेकेंड चार्ज भी पहला में लगाएगा। बोथ द चार्जेस, बोथ द फोर्सेस विल बी सेम इन मैग्नीट्यूड बट द ऑपोजिट इन डायरेक्शन। अगर हम लोग कंसीडर करेंगे द मास बिटवीन टू ऑब्जेक्ट, द फोर्स एक्सर्टेड बाय द फर्स्ट बॉडी ऑन द सेकेंड ऑल्सो इक्वल टू फोर्स एक्सर्टेड बाय द सेकेंड बॉडी ऑन द फर्स्ट। तो ये हमेशा याद रखना कि न्यूटन का सेकेंड लॉ इज ऑलवेज वैलिड। इसका काम आएगा हम लोग को कोलिजन में, कोलिजन में आएगा काम, मोमेंटम में काम आएगा। तो बहुत ही बढ़िया टॉपिक है मोमेंटम। उसको हम लोग शुरू करते हैं, लीनियर मोमेंटम। और जो एंगुलर मोमेंटम का टर्म है उसको क्लास 11 में पढ़ोगे रोटेशन मैकेनिक्स में, ठीक है। लीनियर मोमेंटम भी पढ़ना आगे, लेकिन अभी हम लोग 9 क्लास में भी पढ़ना है हम लोग को मोमेंटम के बारे में। तो चलो हम लोग शुरू करते हैं फिर मोमेंटम।
लिख लियो ना ये सब, ऊपर कर दे स्क्रीन, बोलो नोट डाउन कर लिए हो, बोलो क्या Yes. बताओ, नोट डाउन क्यों कि नहीं, बोलो कर लियो ना। Yes. ठीक है चलो वेरी गुड। कोई डाउट है तो पूछना, ठीक है। बताओ तो मोमेंटम क्या होता है, बोलो जल्दी से। सर मास इनटू वेलोसिटी। हाँ वो तो पता ही है हम लोग को। कंजर्वेशन मोमेंटम क्यों हो रहा है, क्यों होता है, किस सिस्टम पे कब होता है, मोमेंटम कंजर्व कब होना चाहिए, बोलो कब किसी सिस्टम पे लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहेगा, बोलो जल्दी से सोच के। The total सर जब momentum इनिशियल before. मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम सेम हो। हाँ ये तो ठीक है, बट क्या क्यों होगा ऐसा, कब सेम होगा, क्यों सेम होगा, मेन मतलब लॉजिक क्या है इसके पीछे, व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड इट, बोलो क्यों कंजर्व होगा, तुम लोग तो पता तो है ही, बता नहीं रहे हो बस। न्यूटन थर्ड लॉ। हाँ ड्यू टू थर्ड लॉ, थर्ड लॉ में क्यों ऐसा हो रहा है बताओ, ठीक से बताओ थोड़ा। अगर हम पूछ क्यों रहे हैं पता है, क्योंकि तुम लोग को पता है ये बात, इसलिए पूछ रहे हैं, सभी को पता है। एक बार बस याद दिमाग में डालोगे ना क्यों कंजर्व हो रहा है, तो उसका आंसर तुमको बस तुरंत 1 सेकंड में मिल जाएगा। थोड़ा सा सोचो कैसे होगा, बताओ क्यों होगा, बोलो कोई भी। 8 बच्चे हैं टोटल ना ऑटो में, कोई भी बोलो, किसी को तो आता ही होगा, ऐसा बात क्या है उसमें भारी भरकम सा चीज। मोमेंटम लीनियर मोमेंटम कंजर्व कब होगा, ये सवाल है, एक लाइन का इसका आंसर है, मतलब एक जस्ट वर्ड का, बोलो स्वयं। सर याद नहीं आ रहा, कुछ हिंट दे दीजिए। याद रखने कौन सा बात है, तुम सिखाए तो थे, इतना किसी बढ़िया से चीज हम को लोग डिराइव बेस। किए थे, न्यूटन का सेकेंड लॉ नहीं सिखाए थे कि रेट ऑफ मोमेंटम क्या होता है, फोर्स क्या होगा, बोलो क्या ये बात सिखाए थे, बताए थे कभी कि नहीं बताए थे, बताए थे सर। बताए थे ना सेकेंड लॉ में। तो तुम लोग तो डिफरेंशिएशन पढ़े हो, है ना, तो किस चीज का डिफरेंशिएशन जीरो होगा, बोलो, तो आंसर नहीं दे रहे हो, जल्दी से बोलो किस चीज का डिफरेंशिएशन जीरो होगा, सर सर कांस्टेंट टर्म का। कांस्टेंट का। तो मोमेंटम को अगर कांस्टेंट कर देंगे तो रेट ऑफ मोमेंटम कितना आ जाएगा, बोलो जीरो जीरो। आएगा, यानी एक्सटर्नल फोर्स कितना हो जाएगा, जीरो। यही तो आंसर था। जबकि सिस्टम में एक्सटर्नल फोर्स जीरो होगा तो मोमेंटम हमेशा कंजर्व होता है, ठीक है। व्हेन एक सेंटेंस में यही है कि व्हेन एक्सटर्नल फोर्स इन एनी सिस्टम, इफ द एक्सटर्नल फोर्स इज जीरो देन मोमेंटम इज ऑलवेज कंजर्व्ड, दिस कॉल्ड द कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। उसी को प्रूव करेंगे, ठीक, देखो तब आगे। तो इतना सिंपल सा चीज तुम लोग सबको आता ही है, ये बात पता नहीं क्यों नहीं बोलते हो तुम लोग, सबको आता है, ऐसा कोई भारी भरकम चीज थोड़ी ना है। कोई बात नहीं, मतलब ऐसे ही पूछ रहे हैं, ये मत करना कि हाँ अक्सर पूछते रहते हैं परेशान कर रहे हैं, मत सोचना, ठीक है। पूछना हम इसलिए पूछ रहे हैं ताकि तुम लोग ये सब कुछ सीखो अच्छे से, बोलना है लेकिन आंसर, ठीक है, पता है तो बोलना है, ठीक है। देखो क्या बोलोगे, इफ द नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन अ सिस्टम इज जीरो द लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज ऑलवेज कंजर्व, इसको लिख लो सेंटेंस में भी। If the net external force on a system is zero, the linear momentum of the system remains constant. ठीक, इसको ब्रैकेट में ऐसे यहाँ पे लिख लेना नीचे, जो लिखे है ना इन सब डीपी बाई डी टी को डेफ एक्सटर्नल पी को कांस्टेंट, इसको लिख लेना इसके नीचे। तो इसका प्रूफ देखते हैं हम लोग पहले, ठीक है, इसका प्रूफ देखते हैं फिर इसका एप्लीकेशन पार्ट देखेंगे।
ये क्लास 9 के एग्जाम में भी आता है, स्कूल के एग्जाम्स में या फिर बोर्ड में जो भी होगा उसमें ये वाला प्रूफ आता है 5 नंबर में। ठीक है, तो इसको अच्छे से कर लो। तो मान लो 2 ब्लॉक यहाँ पे कंसिडर करते हैं। यहाँ पे हम लोग 2 ब्लॉक कंसिडर कर रहे हैं। ऐसा हम लोग सपोज ये ब्लॉक हो गया M1 और यहाँ पे एक ब्लॉक ये हो गया M2। ठीक है, M2 हो गया, 2 ब्लॉक M1 M2। ठीक, M2 मान लो इसको। ये कोलाइड नहीं किया, ये बिफोर कोलिजन का केस है। सपोज मान लो कि ये एक वेलोसिटी से जा रहा है u1 स्पीड से और ये जा रहा है इधर u2 स्पीड से। इसका मास m1 है, इसका मास m2 है। अब तुम बोलोगे सर टकराएगा कैसे, तब आप दोनों को भगा दे रहे हैं। तो टकराएगा, देखो क्यों, क्योंकि इसको अप्रोच कर रहे हैं। यहाँ पे ना u1 का स्पीड जो है u2 से ज्यादा है, तो ब्लॉक 1 अप्रोच कर रहा है, ब्लॉक 2 को अप्रोच कर रहा है, मतलब उसके तरफ जा रहा है। जैसे मान लो ये जो है कोई थीफ है और ये पुलिस है, तो पीछा कर रहा है उस तरफ, है ना, तो ये पकड़ना चाह रहा है इसको, ये अप्रोच कर रहा है, लेकिन डायरेक्शन दोनों का सेम है। तो u1 शुड बी ग्रेटर देन u2, और u2 ग्रेटर हो जाएगा तो कभी कोलाइड नहीं कर पाएगा। ठीक है, फिर एक कंडीशन है कोलिजन का। तो कोलिजन होगा तो कैसे दिखेगा, ऐसे कोलाइड कर गया सपोज दोनों। ठीक है, ये कंडीशन है ड्यूरिंग कोलिजन। दिस इज द कंडीशन ऑफ कोलिजन M1 M2। This is the case of during collision. ठीक, ये केस होगा ड्यूरिंग कोलिजन का। और तीसरा हम लोग लेते हैं आफ्टर कोलिजन। ये M1 और यहाँ पे ये सॉरी यहाँ पे M2 हो जाएगा। अभी सेपरेट करेगा, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन बोलते हैं इसको हम लोग। दोनों आपस में सेपरेट कर रहा है। ठीक है, ये ऐसे सेपरेट करेगा। इसका मास भी M1, इसका मास भी M2, ये V1 और ये V2। ठीक, इस पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, इस सिस्टम पे कोई बाहर का फोर्स नहीं लग रहा है, अपने से कोलाइड कर गया। देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स इन दिस सिस्टम। ठीक, तो अगर तुमसे पूछेंगे व्हाट इज द इनिशियल मोमेंटम, तो तुम यहाँ पे लिखो पहले इस डायग्राम से, यहाँ पे लिखोगे इनिशियल मोमेंटम ऑफ ए, ये हो जाएगा M1 U1। इस तरह लिखोगे अगर फाइनल मोमेंटम ऑफ ए कितना हो जाएगा बताओ, क्या होगा बोलो। M1 V1। वेरी गुड, M1 V1 हो जाएगा, है ना। इसी तरह लिखेंगे अगर हम लोग चेंज मोमेंटम फॉर ए। ठीक, तो क्या हो जाएगा, ये चेंज मोमेंटम क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा M1 V1 फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू M1 U1। अच्छा, अगर बोलेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, उसी को तो फोर्स बोलते हैं। तो अगर बोलेंगे हम लोग चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम, ठीक है, ऑफ ए,
यही तो फोर्स होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज आल्सो कॉल्ड फोर्स, तो F1 हो जाएगा। तो क्या होगा यहाँ पे F1 का वैल्यू m1v1 माइनस m1u1 बाई टाइम। ठीक, तो जहाँ पे F1 क्या है, फोर्स एक्सर्टेड बाय B ऑन A है। F1 क्या है, ये फोर्स एक्सर्टेड बाय B ऑन A। ठीक, इसी तरह इसके F1 ही बोल देते हैं अभी, ठीक है ना, फोर्स हो गया। अभी ब्लॉक बी के लिए लिख लो इनिशियल मोमेंटम, ब्लॉक बी के लिए लिख लो इनिशियल मोमेंटम क्या होगा, m2u1 लिख लो फटाफट, m2u2 सॉरी m2u2। तो ब्लॉक बी के लिए इनिशियल मोमेंटम हो जाएगा बी m2u2, ठीक है। फिर हो जाएगा फाइनल मोमेंटम ऑफ बी कितना होगा m2v2, ठीक है। हम लोग को चाहिए चेंज इन मोमेंटम, तो क्या लिखेंगे, चेंज इन मोमेंटम कितना हो जाएगा, ये m2v2 माइनस m2u2 बाई टाइम। इसका पर यूनिट टाइम करेंगे हम लोग, तो फोर्स आएगा F2 क्या लिख देंगे, कितना आसान डेरिवेशन है, देख रहे हो ना, मतलब 1 मिनट लगेगा करने में इसको, बस लिखने में जितना टाइम लगता है। तो दोनों फोर्स तो सेम है न्यूटन का थर्ड लॉ से, बट मैग्नीट्यूड सेम होता है, लेकिन डायरेक्शन ऑपोजिट, तो -F2 करना पड़ेगा, F1 शुड बी इक्वल टू -F2। तो सॉल्व कर देंगे तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो लिख देंगे यहाँ पे m1 v1 माइनस m1u1 बाई टी इक्वल हो जाएगा किसका, माइनस m2v2 m2u2 बाई टी। इसको सॉल्व कर लो, सॉल्व करके साइन के मतलब सॉल्व कर लोगे तो ये आंसर आ जाएगा m1u1 प्लस m2u2 m1v1 प्लस m2v2। ये हो जाएगा केस ऑफ मोमेंटम कंजर्वेशन। दिस इज द केस फॉर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ठीक है ना, इसी को बोलते हैं हम लोग कंजर्वेशन मोमेंटम, यानी पूरे सिस्टम पे नेट मोमेंटम ऑलवेज कंजर्व्ड होगा। नेट मोमेंटम ऑफ एनी सिस्टम इज कंजर्व्ड व्हेन द एक्सटर्नल फोर्स इज 0। किसी को डाउट है इस पे, बोलो। बोलो, डाउट है क्या समझने में? कोई डाउट किसी को? मयंक कुमार समझ में आ गया? मयंक, यस सर। लक्ष्य समझ में आ गया? लक्ष्य आंसर नहीं दे रहा है, ठीक है चलो कोई बात नहीं। स्वयं समझ में आ गया? यस सर। सर आपका बीच में आवाज फंस रहा था, आवाज कट रहा है, बाकी लोग आया समझ में? स्मृति, हाँ सर आ गई। ठीक है। गाना कौन चला रहा है? तुम लोग गाना गा रहे हो क्या? अच्छा चलो कोई बात नहीं, ठीक है, समझ में आ गया सभी को? अच्छा देखो, इस पे बेस्ड होके एक प्रिंसिपल आएगा, प्रिंसिपल रॉकेट प्रोपल्शन। रॉकेट जो प्रोपल्शन होता है ना, वो काइंड ऑफ एग्जाम्पल, मतलब वो एग्जाम्पल एक तरह का मोमेंटम कंजर्वेशन का, जो रॉकेट को हम लोग प्रोपल्शन करते हैं। इसके अलावा जो हम लोग फायर कर रहे कोई मतलब बुलेट फायर कर रहे हैं किसी गन से, रिकॉइल वेलोसिटी वाला जो कंसेप्ट है वो भी मोमेंटम कंजर्वेशन से ही आया है, ठीक है। तो इसका हम लोग कुछ एग्जांपल देखेंगे। तो हम लोग ये वाला चैप्टर ऑलमोस्ट हो गया है, लेकिन एक क्लास हम डिस्कस करेंगे इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स का मोमेंटम कंजर्वेशन पे, कुछ रॉकेट प्रोपल्शन का सवाल सब, और थोड़ा मोमेंटम कंजर्वेशन कुछ बढ़िया सवाल सब देखेंगे। ग्राफिकल क्वेश्चन होता है कुछ कुछ में। और तुम लोग को एक हम सेट 1 करके है मेरे पास एक्सरसाइज का, जो कि ऑब्जेक्टिव भी है सब्जेक्टिव भी है, उसको हम एक बार सेंड कर देंगे, लेकिन इस क्लास में नहीं, अगले क्लास में थोड़ा और पढ़ा लेंगे, उसके बाद एक क्लास और लगेगा। इसके अलावा इस चैप्टर में अगर किसी भी तरह कोई डाउट होगा किसी को तो सेंड कर सकते हैं,
ठीक है, अगले क्लास में हम लोग एक लेक्चर बस लगेगा इस पर, फिर हम लोग वर्क एनर्जी पावर शुरू करेंगे। सर अब ये वाला चैप्टर एनटीएससी से बन जाएगा क्या? बिल्कुल पूरा बन जाएगा। ठीक है, बस मोमेंटम कंजर्वेशन का थोड़ा सवाल करा देंगे। और एनटीएससी का तुम बनाओ जाके आज। किसके किसके पास किताब है एनटीएससी का बताओ तो, किसके किसके पास किताब है? शुरू से पूरा पढ़ना। आज 8 लेक्चर या 7 लेक्चर जो भी है ना, सभी लेक्चर्स को अच्छे से एक बार रिवाइज कर लेना, सारा सवाल बन जाएगा। थोड़ा सा बस कैलकुलेशन या जो पूछा है उस पर ध्यान देना। तो किसके किसके किताब है एनटीएससी का बोलो, तो होमवर्क देंगे उससे कुछ। सबके पास है? नो सर। सबके पास है? लक्ष्य चाहे तुम्हारे पास, ठीक है, जिसके पास है वो बना लेना। जिसके पास नहीं हो कोई भी किताब से बनाने से चलेगा, जो भी किताब तुम्हारे पास अवेलेबल हो अभी। जो तुम लोग साइड किताब कुछ एस टी वर्मा अगर पढ़ते हो या कोई भी दिनेश जो भी पढ़ते हो तुम लोग, है ना, प्रदीप वगैरह का जो भी पढ़ते हो साइड किताब, उससे बना सकते हो। या फिर सर आप एक करंट वाला ग्राफ का क्वेश्चन दिए थे टेलीग्राम पे होमवर्क में। हमें क्वेश्चन दिए थे। हाँ सर, वो क्वेश्चन समझ में नहीं आया था। कब दिए थे? भूल गए। क्या क्वेश्चन था बताओ तो। ग्राफ ऑफ डायरेक्ट करंट, पता नहीं क्वेश्चन भी है कि क्या। तो आप बोले ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करना सभी लोग। किस क्लास में दिए थे? इसी में 4th चैप्टर में ही? हाँ हाँ, पिछले क्लास ही दिए थे। करंट का? हाँ, ग्राफ है कुछ। याद नहीं आ रहा क्या क्वेश्चन था, अगर बोलो मैं लैंग्वेज बोलो क्वेश्चन का। सर आप एरिट का फिजिक्स डाउट में भेजे थे, बहुत लंबा सा क्वेश्चन है। अच्छा देखते हैं, रुको फोन में एक सेकंड। फिजिक्स का एरिट डाउट पे है। तो सुनो, जिसके पास किताब है वो लोग एनटीएससी से 4th चैप्टर को पूरा बनाओ। देखना बहुत आसान क्वेश्चन सब है, सब बन जाएगा। अगर कोई भी डाउट होगा तो पूछना, ग्रुप में सेंड कर देना, क्लास में ही पूछना, हम बताएंगे क्लास में ही, क्लास ले लेंगे डाउट के लिए से। और अगर बन जाता है तो काफी अच्छा बात है, आंसर मिलाते रहना आ रहा है कि नहीं। अगर किसी के पास एनटीएससी का किताब नहीं है तो वो जो भी किताब अवेलेबल हो तुम्हारे पास, या फिर बुकलेट अगर है तो बुकलेट तो बन ही गया होगा, अगर नहीं बना तो उसको कंप्लीट करो। बस हम कोलिजन का थोड़ा सवाल करा देंगे और उसका डाउट डिस्कस कर देंगे इसके अगले क्लास में। लेकिन A to Z सॉल्व हो जाना चाहिए, ठीक। जहां भी फंसोगे बता देंगे। रुको देखते हैं कौन सा क्वेश्चन। करंट का ग्राफ, एरिट में कब भेजे थे? बहुत पहले। अच्छा ये वाला है क्या? एटी ग्राफ वाला है? नहीं सर। करंट का तो कुछ यहाँ पे नहीं दिख रहा है हमको। एसटी ग्राफ है सर एकदम लास्ट में। एकदम लास्ट में। लास्ट में तो हम ये वाला पूछे थे, क्वेश्चन नंबर 1 2 3, फ्री वाई डायग्राम का। सर उसके नीचे ही तो है ग्राफ ऑफ डायरेक्ट करंट करके, पता नहीं क्या है ये। अच्छा ये क्या है, शायद लिखा हुआ भी है ना, तुम लिखी हो शायद ना, तो हम लिखे हाँ ये आज का सर। लास्ट क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करना है। इसके नीचे क्वेश्चन तो वो नहीं दिख रहा है कुछ। सर हमको समझ में ही नहीं आया ये। अच्छा क्वेश्चन 3 नंबर, ग्राफ करंट का यहाँ पे है। करंट का कोई ग्राफ तो नहीं दिख रहा है। कहाँ करंट का ग्राफ दिख रहा है यहाँ पे? सर हम फिर से भेज रहे हैं, रुकिए शायद दिख भेजो तो गया भेजो भेजो आपको। भेजो भेजो, ग्रुप में सेंड करो। सर फिर से हम भेजे हैं 9th एडिट फिजिक्स डाउट में वो पेज। अच्छा ये तो 10th क्लास का है, ये तो 10th ये में तो पढ़ा है, समझ में नहीं। ये क्लास 10th में पढ़ा है, जनरेटर का ये। तो ये इसमें आ गया है। अच्छा तुम लोग सेंड कर दिए थे, हाँ फिर डिलीट कर दिया क्या? अभी नहीं दिख रहा है हमको। सर मेरे में तो दिख रहा था। अच्छा ये 10th का है ना, ये 10th क्लास का है। ये वर्किंग ऑफ जनरेटर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में, ये तुम लोग का नहीं है।
ये हम लिख देते हैं इसमें, ये क्लास 10th का है। अगर भेजे भी होंगे तो क्लास 10th का है, ठीक है, गलती से उसका भेज भी दिए थे पहले। ये क्लास 10th का लेक्चर का है। ये ये वर्किंग ऑफ जनरेटर है, डीसी जनरेटर, ठीक है। बोलो समझ में आ गया ना? ये 10 क्लास का था, ठीक है, डीसी जनरेटर का। और कोई डाउट? बोलो, और कुछ पूछना है? और कुछ नहीं पूछना है? ठीक है, सुनो तब होमवर्क इसका लिख लो। होमवर्क क्या करके लाना हम बता रहे हैं। होमवर्क इसमें ये करना है जिनके पास एनटीएससी का किताब, लास्ट क्लास नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ाएंगे इसका न्यूमेरिकल, ठीक है, न्यूमेरिकल बताएंगे मोमेंटम का। तो अभी तो टाइम हो गया, फिर 4:30 से क्लास भी है, तो इसके नेक्स्ट क्लास में हम मोमेंटम का सवाल कराएंगे। होमवर्क में ये रहा कि यदि एनटीएससी का किताब है तो इस चैप्टर का सवाल सब पूरा बनाना है, ज्यादा क्वेश्चन नहीं रहता है और टाइम देखना ज्यादा नहीं लगेगा, कंसेप्ट क्लियर तुरंत तुरंत बन जाएगा। 4th चैप्टर का जिनके पास है बनाओगे, अगर नहीं है बाई चांस ऑप्शन 2 क्या है, ऑप्शन 1 है। ऑप्शन 2 अगर नहीं है तो ठीक है, अभी खरीदने का जरूरत नहीं, तुरंत जाके आज बनाने दिए तो आराम से खरीदोगे, लेकिन कुछ साइड बुक जो भी है तुम्हारे पास, उस चैप्टर का हर एक सवाल बनाओगे A to Z, या फिर बुकलेट से भी बना सकते हो, है ना, कोचिंग का। तो ये तीनों ऑप्शन दे दिए, तीनों में से पूरा हो जाना चाहिए कोई भी एक, ठीक है। अगर एनटीएससी बनाओगे सबसे बेस्ट है ये, और कोचिंग का तो बनाना ही कंपलसरी है, ये तो बनाओगे ही बनाओगे। और साइड बुक अगर कुछ है तो बना लो, तो ये 4th चैप्टर पूरा हो जाएगा, ठीक है। उसमें देखना बहुत सारा सवाल तुमको मिलेगा कि यूनिट कन्वर्सन पे, फिर कुछ कुछ इस तरह का कंसेप्चुअल क्वेश्चन रहता है कि जैसे कि इनर्शिया का सवाल सब होता है ना, वो सब हम लोग विगरसली चेक कर रहे हैं किसी ट्री को, तो डिटैच क्यों होता है उसका लीफ, इस तरह का सवाल का कंसेप्चुअल पार्ट मिलता है। फिर कोई एक ग्रुप में कोई बच्चा भेजा था कि एक थ्रेड है, सॉरी एक कोई क्लॉथ है, उसको हम लोग खींचते हैं तो मतलब क्लॉथ को खींचते तो जो उसमें कुछ रखा हुआ बॉक्स गिरता क्यों नहीं है क्लॉथ के साथ, इस तरह का सवाल सब था शायद। तो दिस ऑल क्वेश्चन आर रिलेटेड टू सम मतलब थियोरेटिकल पार्ट। तो इस थियोरेटिकल पार्ट को कन्वर्ट अच्छे से करने के लिए तो कुछ कुछ थियोरेटिकल पार्ट मिलेगा, कुछ कुछ न्यूमेरिकल मिलेगा, हाई फाई क्वेश्चन नहीं मिलेगा, बहुत टफ नहीं मिलेगा, ठीक है। जितना लोग पढ़े हैं सारा बन जाएगा, थोड़ा बढ़िया से करना। इसको पूरा खत्म करो एनटीएससी का, फिर एनटीएससी का वर्क एनर्जी करना है। तो एनटीएससी ले ही लो अगर नहीं है किसी के पास, ठीक है। आज नहीं लिए तो कोई बात नहीं, 10 दिन में ले लो एटलीस्ट, 5-10-6 दिन में। और इसको A to Z तुम लोग बनाओ एटलीस्ट एडेट में जितने लोग हैं, ठीक है। सारे चैप्टर को बनाओ, इवन जो 8 क्लास में चैप्टर पढ़े हो या फिर उसके पहले कुछ पढ़े हो, उससे भी कुछ आता है तो वो सब भी बनाओ। और जल्दी जल्दी हम खत्म करेंगे सिलेबस एनटीएससी लेवल का पूरा, फिर एनजेएससी का कुछ बताएंगे, कुछ कोई एग्जाम होता है ओलंपियाड वगैरह का, उसका कुछ टॉपिक्स वगैरह एक्स्ट्रा बचेगा तो वो भी बताएंगे। लेकिन जितना होमवर्क दे उसको करना एकदम कंपलसरी है, नहीं तो फिर क्या होगा कि रिवीजन नहीं करने से भूल जाओगे, ठीक है। चलो तो हम लोग यहाँ क्लोज करते हैं, फिर अगले क्लास में हम लोग मिलते हैं और उस पर कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे।